ये नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है, हम मेडिकल से है, हम नॉन मेडिकल से, सर क्या मैं मैथ्स लिया था तो क्या मैं नीट की एग्जाम दे सकता हूं? नीट की एग्जाम क्या होती है, नीट की एग्जाम कौन दे सकता है, नीट के एग्जाम से क्या क्या मिल सकता है, वगैरह सब कुछ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और साथ ही साथ आप नीट 2023 की तैयारी के लिए भी जोरों शोरों से तैयार होंगे, और साथ ही साथ हो सकता है आपने नीट 2023 के लिए तैयारी करना शुरू भी कर दी हो। तो ये पूरा बेसिकली आज का जो सेशन रहता है, ये मैं यह मानकर बनाऊंगा कि आपको नीट के बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन, या बस इतना नाम सुना है कि कहीं पे नीट वगैरह की परीक्षा होती है। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी नीट की एग्जाम देना चाह रहे हैं बेटा 2023 में, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि आपको इस सेशन के माध्यम से बहुत बेसिक सी जानकारी और इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आपको पता होना चाहिए नीट के लिए, वह पता चलेंगी। तो हम कहानी की शुरुआत करते नीट 2023 के हिसाब से। अगर आप इंटरेस्टेड है नीट 2023 पढ़ने के लिए, है ना, तो स्पेशली हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं। डाउटनेट पे हम लेकर आए एक आरंभ बैच, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, साथ ही साथ डेली क्लासेस वगैरह भी मिलेंगी, मटेरियल भी मिलेगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, साथ ही साथ टेस्ट भी होंगे, रिविजन भी होगा, है ना, और आपको होमवर्क मिलेगा, डीपीपीस भी मिलेंगी। तो ये सब कुछ आपको जो नीट की तैयारी के लिए 100% असेंशियल है, या नीट जिससे आप फोड़ सकते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा आरंभ बैच में। तो ये 1 अगस्त से ये बैच शुरू होने जा रहा है ना, आरंभ बैच। ये नीट 2023 वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच है, जिसमें हम टीचर्स मिलकर आपको 110% पूरी कोशिश करेंगे नीट पार कराने के लिए। तो नीट की अगर हम बेसिकली बात करें, नीट की एग्जाम कौन करवाता है, नीट की एग्जाम किस लिए कराई जाती है, और नीट के एग्जाम से हमें किस किस प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं, या हम मेडिकल से है, हम नॉन मेडिकल से, सर क्या मैं मैथ्स लिया था तो क्या मैं नीट की एग्जाम दे सकता हूं, या सर मैंने 2010 में 2011 में कभी 10वीं पास किया था, उसके बाद में मेरा स्टडी में गैप हो गया सर उसके बाद में मैंने 2020 में मेरा 12वीं पास किया था, या सर मैंने 2018 में मेरा 12वीं पास किया था, या किसी भी XYZ ईयर में आपने आपका 10वीं 11वीं 12वीं पास किया हो, और तो क्या आप अभी नीट के एग्जाम दे सकते हैं? क्या नीट के एग्जाम देने के लिए बातें जरूरी है, वगैरह सब कुछ हम इस सेशन में जानेंगे। तो बिना समय खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहले नीट का एग्जाम क्या होता है, यह हमें पता होना चाहिए, है ना। तो नीट का एग्जाम किसके लिए कराया जाता है? नीट का एग्जाम जो होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है। किसके लिए है ये? किसके लिए है ये नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है बेटा, यह टेस्ट किसके लिए है? ये वे बच्चे जो डॉक्टरेट बनना चाहते हैं, या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, या वे एमबीबीएस करना चाहते हैं, है ना। क्या क्या कर सकते हो भैया? एमबीबीएस की डिग्री करना चाहते हो, या आप बीडीएस की डिग्री करना चाहते हो, या आप आयुष मतलब आयुर्वेदा में जाना चाहते हो। तो किसी भी प्रकार का मेडिकल कोर्स आप अगर भारत देश से, और केवल भारत देश नहीं, भारत देश के बाहर भी, है ना, अगर आप रशिया वगैरह जाना चाहते हो, कैलिफोर्निया जाना चाहते हो, है ना, या पाकिस्तान वगैरह कुछ देश जो है वे नीट की एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो मान्य रखते हैं, या तो नीट अगर आपने क्वालिफाई करा हुआ है या नीट में आपका स्कोर आया है, तो आप उन बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो उसके लिए नीट का एग्जाम देना काफी ज्यादा जरूरी है। अब नीट का एग्जाम कराता कौन है? नीट का एग्जाम जो है बेटा वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जेई के, नीट के, और काफी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स भी करवाती है। तो यही एजेंसी भी नीट की परीक्षा कराती है। अब नीट की परीक्षा से पहले हमारे देश में क्या होता था? तो नीट की परीक्षा से पहले बेटा अगर आपको एम्स, जिपमर, एएमयू या एएफएमसी या कोई भी दूसरे स्टेट का कॉलेज चाहिए होता था, तो उसमें बहुत कठिनाई होती थी। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम के पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं 2017 की बात करूं, 2018 की बात करूं, 2015 की बात करूं, उससे पहले वाले वर्षों की बात करूं, तो हर एक स्टेट अपनी अपनी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाता था, और नेशनल लेवल की एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होती थी, जिसे हम पहले पीएमटी के नाम से जानते थे, प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जानते थे। तो उसमें होता था एक एआईपीएमटी होता था, ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट होता था,
इसके अलावा हर एक स्टेट का अलग अलग मेडिकल टेस्ट होता था, है ना, प्री मेडिकल टेस्ट। मतलब जैसे अगर आप एमपी से हो तो आपको एमपी का या एमपीपी एमटी देना पड़ेगा। आप राजस्थान से हो तो यहां पे आरजे लगा लो इसके आगे, है ना, तो आरजे मतलब आप राजस्थान से हो तो राजस्थान का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो ये सब कुछ हर एक स्टेट का अलग अलग देना पड़ता था, है ना। अब इसमें ये तक तो चलो ठीक है, हम राजस्थान का दे देंगे, एमपी के एमपी वाले दे देंगे, बिहार वाले बिहार का एग्जाम दे देंगे। इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती थी कि अगर मुझे एम्स में एडमिशन लेना है सर, है ना, एम्स वैसे लास्ट टू लास्ट ईयर ही नीट में इंक्लूड हुआ है ना, पहले एम्स अलग एग्जाम लेता था। या मुझे सर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सर, मैं हूं मान के चलो मैं साउथ इंडिया में कहीं रहता हूं, हम रहते सर महाराष्ट्र में, हम रहते तमिलनाडु में, हमको यूपी आना पड़ेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हमें पढ़ना है तो क्या हमें एग्जाम देने के लिए वहां तक आना पड़ता? बिल्कुल, फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से। तो यार ये बहुत झमेला था, पूरा बहुत झमेला। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये यहां पर सारे जितने कोर्सेज होंगे या जो कॉलेजेस एमबीबीएस का एडमिशन देंगे उन सब के लिए अगर मैं फॉर्म भरूं तो केवल फॉर्म का खर्चा जनरल कैटेगरी का आराम से 20,000 तक पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि ये हर एक जगह का फॉर्म 1,000, 1,500 तक का फॉर्म होता था। आप वो फॉर्म भरोगे, आप देने जाओगे तो अगर सारे फॉर्म मुझे भरना है तो खर्चा बहुत ज्यादा। तो इसके लिए, है ना, हमारे भारत देश में स्टेप्स उठाए गए कि हम सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे या इन सबको एक ही जगह यूनाइट कर देते हैं। तो लास्ट में मतलब सबसे पहले तो सारे स्टेट से मंजूरी हुई, है ना, सारे स्टेट से बोला कि ठीक है हम भी अब नीट के थ्रू एंट्रेंस लेंगे। इसके अलावा सारे कॉलेजेस एक एक करके नीट के अंदर आ गए, बड़े बड़े जो कॉलेजेस है जिनके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया काफी जगह है। और फिर लास्ट में हमारे पास एम्स बचा था, है ना, तो एम्स भी आखिरकार नीट में मिल गया और नीट के थ्रू ही अब एम्स में भी एडमिशन होता है। वरना उसके पहले एम्स का अलग एग्जाम देना पड़ता था, जिपमर का अलग एग्जाम देना पड़ता था, एएमयू का अलग एग्जाम देना पड़ता था। तो ये सब अब नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि आप नीट के थ्रू कोई भी कॉलेज ले सकते हैं। एमबीबीएस बीडीएस के अलावा भी आयुष मतलब आयुर्वेदा के कॉलेजेस भी इसी के थ्रू आप ले सकते हो। अच्छा, अब इसके अलावा नीट का एग्जाम कौन दे सकता है? कौन दे सकता है सर? अगर मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हूं तो मैं क्या नीट का एग्जाम दे दूं? सर क्या मैं बीएससी कर रहा हूं या बीएससी कर रही हूं मैं सर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मुझे को नीट का एग्जाम देना? बिल्कुल आप दे सकते हो सर। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सर मैंने आयुष का या बीएचएमएस का कोर्स शुरू कर दिया था या बीएएमएस का कोर्स शुरू कर दिया था, 1-2 साल हो गए, नहीं कि मुझे लगा कि नहीं मुझे तो डॉक्टर एमबीबीएस ही बनना है, तो क्या दे सकता हूं मैं नीट का एग्जाम? बिल्कुल आप फिर से नीट का एग्जाम दे सकते हो। तो नीट का एग्जाम देने की लिमिट क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं बेटा, तो नीट का एग्जाम जो है वो 17+ ईयर्स के अगर आप उम्र में हैं, सबसे पहली बात 17+ ईयर्स उम्र है, आपकी एज है, साथ ही साथ आपका क्लास 12th में बायो सब्जेक्ट था, बायोलॉजी सब्जेक्ट था, बायोलॉजी या साइंस स्ट्रीम थे आप। मतलब आपने फिजिक्स पढ़ा है आपके क्लास 12th में, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है। अच्छा सर मैंने मैथ्स भी पढ़ा है, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हो। बायोलॉजी पढ़ा हो आपने या मैथ्स पढ़ा हो, है ना, मैथ्स प्लस बायोलॉजी, आपका कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स प्लस बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है। तो सर मेरा मैथ्स भी था, बायो था, मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो बेटा। अगर बायो आपका मेन सब्जेक्ट था तो भी आप दे सकते हो। अगर आपका बायो सब्जेक्ट मेन नहीं था, एडिशनल सब्जेक्ट था, आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन फिर भी आपके डॉक्टर बनने की इच्छा है, बिल्कुल आप दे सकते हो नीट का एग्जाम। कुल मिला के कहानी यह है कि आपने क्या किया हो, आपने क्लास 12th में बायो एज अ सब्जेक्ट रहा हो, आपका मैथ्स प्लस बायो रहा हो, ओनली बायो रहा हो कि, लेकिन अगर ओनली मैथ्स रहा है तो फिर नहीं दे सकता। आपका बायो एडिशनल सब्जेक्ट होना या बायो मेन सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट सी बात, आपको 12वीं में ही होना चाहिए, तो ही आप नीट का एग्जाम अपीयर कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट सी बात है एज, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना यार। मेरा ये पूरा जो सेशन है हो सकता है थोड़ा बड़ा सेशन हो जाए, लेकिन आपके मन में जो भी डाउट है या जो भी शंका है वो सारे डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात जाती है कि सर एज क्या होनी चाहिए, 17 ईयर्स प्लस का मतलब क्या होता है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए
मान के चलो कि आप किसी भी सन में आपका जन्म हुआ हो, आप 2023, मैं एग्जांपल ले रहा हूं नीट 2023 का ना, जैसे अभी हम बात भी नीट 2023 के अराउंड ही करना चाह रहे हैं, तो नीट 2023 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। तो अगर आप नीट 2023 में बैठना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, आप क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र क्या होना चाहिए? आपकी उम्र दिसंबर, ध्यान से सुनना है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इसमें आपकी उम्र जो है वह दिसंबर 2023 तक 17 प्लस हो जानी चाहिए। मतलब आप 17 साल के हो जाने चाहिए। आपका बर्थडे नीट की एग्जाम के बाद आ रहा है, मान के चलो कि सर मेरा बर्थडे आ रहा है 31 दिसंबर को, मेरा बर्थडे आ रहा है सर नवंबर, मेरा बर्थडे आ रहा है अक्टूबर में, नीट का एग्जाम तो सर मई में हो जाएगा, मेरा 17 साल का हुआ ही नहीं, चलेगा। आप 2023 खत्म होने के पहले 31 दिसंबर 2023 के पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप 17 साल के हो गए तो आप 100% नीट का एग्जाम दे सकते हो, है ना। मतलब इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि नीट 2023 का एग्जाम देने के लिए आप यहां से 17 साल पीछे जाइए, है ना। मतलब कि आप इन एंड अराउंड 2004 के बाद में बॉर्न हुए होंगे, तो आप नीट का एग्जाम 100% दे सकते हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा डाउट था जो आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, कि आपका बर्थडे भले ही कभी भी आ रहा हो, नीट की एग्जाम से मतलब नहीं है हमें। नीट का एग्जाम तो कभी भी साल में हो, लेकिन उस साल, वो जो साल खत्म होगा तो वह 31 दिसंबर 2023 तक आप 17 वर्ष के हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, सर हमारी तो दो डेट ऑफ बर्थ है, हमारी कुंडली में और कुछ लिखा हुआ है, हमारे सर्टिफिकेट में और कुछ लिखा हो, है ना। बाबा जी कुछ भी बोले, पंडित ने कुंडली में कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पर या 12वीं की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ रहेगी, उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है, चलिए। मुझे उम्मीद है एज लिमिट वाला पॉइंट सभी को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसके अलावा सर कॉलेजेस के बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल, कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया कि ये कॉलेजेस एंट्रेंस लेते हैं, तो इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया के जितने प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वे भी नीट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। तो हमें समझ में आ गई बात, नीट का एग्जाम होता क्या है, कौन करवाता है। ठीक है, अब सर इसके अलावा नीट का एग्जाम अब हम दे सकते हैं अगर हम 17 साल के हो गए, है ना। 2023 का अगर हमें एग्जाम देना, 2023 खत्म होने से पहले 31 दिसंबर 2023 के पहले अगर मैं 17 साल का हो गया तो नीट की एग्जाम दे सकता हूं। बायो सब्जेक्ट मेरा होना कंपलसरी है। अच्छा, उसके अलावा गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजेस में ले सकता हूं नीट के जरिए। अब इसमें अगली इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि नीट की परीक्षा अगर मैं देना चाहता हूं सर, तो एग्जाम कैसी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसके अलावा जैसे सर आप यहां पे बोले थे कक्षा 12वीं में तो इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, ये भी नीट में पूछते हैं क्या ना, क्या जनरल साइंस भी पूछा जाता है। हाँ, एम्स में पूछा जाता था, है ना। एम्स में 15 नंबर के क्वेश्चन आते थे, है ना, जो जनरल साइंस वगैरह पे बेस्ड होते थे, लेकिन अब वो नीट में नहीं होता है। लेकिन अभी हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स ही नीट की परीक्षा में पूछे जाएंगे। 3 ही सब्जेक्ट्स नीट की परीक्षा में पूछेंगे, और ये 11th प्लस 12th का सिलेबस, पूरा 11th प्लस 12th का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी एक पुस्तक होती है, एक बुक होती है ना। मुझे उम्मीद है कि यार आप अगर भारत देश से पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट एनसीईआरटी, आप कोई सी भी क्लास में हो तो एनसीईआरटी के बारे में पता होता है ना। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मानित जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी एक अलग से काउंसिल भी है, तो वो उनके अंडर कुछ बुक्स पब्लिश है जो सिलेबस डिसाइड करती है हर एक क्लास का ना, क्लास 1 से 12 तक क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसी का जो सिलेबस है, उन्हीं के द्वारा जो मानित सिलेबस है 11th प्लस 12th का, फिजिक्स पूरा, केमिस्ट्री पूरा, बायोलॉजी पूरा, ये पूरा सिलेबस नीट के अंदर आता है, नीट में पूछा जाता है। पूरा कंप्लीट सिलेबस 11th प्लस 12th, है ना। मतलब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो 2 किताबें फिजिक्स की 11th की, 2 किताबें 12th की, 4 किताबें हो गई, 4 किताबें केमिस्ट्री, और ऐसी ये जो बायोलॉजी है इसमें बॉटनी और जूलॉजी 2 में बढ़ जाता है, तो वहां पे टोटल 8 किताबें हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका नीट का होता है।
अब सर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? एग्जाम जो होता है बेटा वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, अभी ऑनलाइन नीट का एग्जाम नहीं हो रहा है, 23 में भी मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा, है ना। अब एग्जाम जब हम देते हैं तो एग्जाम देने जाएंगे सर तो ऑफलाइन एग्जाम होगा तो कितनी बार होता है? साल में एक ही बार होता है ना, एक ही अटेम्प्ट मिलता है। जेई की परीक्षा जब से ऑनलाइन होने लगी है तो उसमें 2 अटेम्प्ट, है ना, कोरोना का टाइम पे तो 4 अटेम्प्ट भी हुए थे, तो वो अटेम्प्ट्स कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नीट की परीक्षा ऑफलाइन होती है, एक ही अटेम्प्ट हमको मिलेगा। अच्छा सर, अब इसके अलावा एग्जाम कितनी देर की होती है? आज से पहले तक, मतलब 2022 से पहले तक 2021 तक नीट की परीक्षा जो थी वो 3 घंटे की होती थी, 3 घंटे की होती थी। 3 घंटे की एग्जाम में हमारे पास फिजिक्स में, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, फिजिक्स में हमारे पास आते थे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में आते थे 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी में हमारे पास आते हैं 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन मतलब बॉटनी के 45, जूलॉजी के 45, तो ये इन ऑल 90 + 90 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कितने? 180 क्वेश्चन, 180 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और ये 180 सवालों में अगर आपने हर एक सवाल सही किया तो 4 नंबर आपको मिलते हैं, मतलब टोटल आपके पास हो गए 720 मार्क्स। 720 मार्क्स का पेपर होता है नीट का, ठीक है। तो 720 में से आपको 180 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बॉटनी, जूलॉजी, सॉरी बायो में, तो उसमें जूलॉजी बॉटनी के बराबर डिवाइड करते हैं, डिवीजन बराबर होता है। अब ये 3 घंटे 20 मिनट, हाँ 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 घंटे के साथ साथ 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, है ना। अब ये एक्स्ट्रा क्यों दिया गया था? क्योंकि थोड़ा पेपर का लेवल भी बढ़ गया था, क्योंकि ये अगर हम देखें एक तरीके से तो हमारे पास सर 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे का अगर समय है तो मेरे पास हो गए सर 180 मिनट, तो 180 मिनट में 180 सवाल लगाना, और सवाल का अगर लेवल भी थोड़ा मैं बढ़ा दूं तो बहुत कठिन है, तो इसलिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, मतलब 200 मिनट में अब 180 क्वेश्चन का जो मापदंड है वो सेट करा गया है। इसमें 2022 में, है ना, और इसके पहले ये चेंजेस तो वैसे 2021 में आ गए थे, कोरोना के टाइम से ही चेंजेस आ गए थे कि पेपर में 45 की जगह, अब पहले 45 केमिस्ट्री, पहले 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी आते थे, मतलब बॉटनी जूलॉजी के 45 सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। क्या परिवर्तन करा गया है यहां पर, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब हमें +5 क्वेश्चंस एडिशनल दिए जाते हैं और यहां पे +10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये हमें जो पेपर है पूरा पेपर जो है सेक्शंस में बांटा जाने लग गया है अब से, मतलब 2023 में भी जो पेपर होगा वो भी ऐसा ही आएगा। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए हमें। बिल्कुल, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, हमें मान के चलो हमने फिजिक्स का पेपर, मतलब पेपर खोला, उसमें फिजिक्स का सेक्शन देखा, तो फिजिक्स में हमारे पास सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा, ठीक है। 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में हमारे पास होंगे 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस जो थोड़े से इजी लेवल के होते हैं, और ये पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस हमें करने होंगे। सेक्शन बी में हमारे पास होंगे 15 क्वेश्चंस। अब इन 15 क्वेश्चंस में से हमें ओनली 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस, मतलब कि आप इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको जो सही लगते हैं, आपसे जो बनते हैं, वो कोई 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब टोटल हो गए 50 क्वेश्चन, जिनमें से हमें 45 क्वेश्चन ही करने, मतलब थोड़े से ऑप्शंस भी अब देने लग गए एनटीए द्वारा नीट में कि आपको अगर ये नहीं बनते या 15 में से 2-4 नहीं बनते तो आप उन्हें छोड़ सकते हो, कोई 10 सवाल कर सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर भरना होगा। ओएमआर क्या होता है? ओएमआर एक शीट होती है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के आगे 4 गोले, या क्वेश्चन नंबर के सामने 4 गोले खाली दिए जाते हैं। आप उसके अनुसार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, तो उसके अनुसार आप अपनी ओएमआर में गोला भर देंगे। तो यहां पे सेक्शन ए के लिए अलग से होता है, सेक्शन बी के लिए ओएमआर में जगह होती है, तो उसमें कोई 10 सवाल पे आप गोला भर सकते हैं। अगर सर हमने 11 सवाल पे गोला भर दिया तो क्या होगा? जो पहले 10 आपने किए वही काउंट करेगा, 11वां वाला काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम उसके ऊपर भी जब एग्जाम नजदीक आती है, या जैसे 2022 का एग्जाम नजदीक आया तो उसके ऊपर हमने अलग से और सेशंस किए थे, है ना यार। इस सेशन में अगर आपको कोई ऐसा डाउट भी रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो हम और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आपका ये जो समस्या रहेगी या इसके अलावा नीट में और क्या होता है। वैसे मैं 100% सारी बातें यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा,
अब जो मार्क्स होते हैं उसमें सर +4 तो मिल जाएगा, हमने अगर एक सही गोला भरा तो हमें पेपर समझ में आ गया। अच्छा सर ये केवल फिजिक्स में नहीं, ये केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, बॉटनी में भी ऐसा ही होगा, जूलॉजी में भी ऐसा होगा, हर जगह यही सिस्टम होगा। मतलब चारों जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों में आपको 45 क्वेश्चन करने होंगे। कितने में से? 50 में से। सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर जगह बटा हुआ होगा हर एक सब्जेक्ट का। अब यहां पर अगर आपने पेपर करा तो बेटा आपको हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर ज्यादा मिलेंगे। मतलब कि क्या होगा कि आपने एक सवाल कर दिया, आपको 4 नंबर बढ़ गए आपके, फिर एक और सवाल सही कर दिया, 4 नंबर आपके बढ़ गए। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आपने एक सवाल सही किया तो उससे आपके 4 नंबर बढ़ गए, लेकिन अगले कुछ सवाल आपने गलत कर दिए तो उसमें हर एक सवाल का 1-1 नंबर आपका घटता जाएगा, है ना, 1-1 नंबर कम हो जाएगा। क्लियर है? तो +4 -1 मार्किंग स्कीम रहती है फ्लैट। ये इसमें कोई सेक्शन का लेना देना नहीं कि सेक्शन ए में अलग होगा, सेक्शन बी में अलग होगा। ये हर एक सब्जेक्ट में बराबर नंबरिंग होती है और बराबर मार्क्स इसी हिसाब से हर एक सेक्शन के भी मिलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी एग्जाम को लेकर, है ना। एग्जाम ऑफलाइन होता है और यह सब कुछ एनटीए द्वारा कराया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको और भी कुछ छोटी मोटी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो नीट के एग्जाम के पहले बेटा ना एनटीए की वेबसाइट, एनटीए की जो मेन वेबसाइट है एनटीए, अगर आप सर्च करोगे गूगल पर ही तो एनटीए की वेबसाइट पर ही आपको एक ब्राउशर दिया जाता है ना। वो ब्राउशर काफी बड़ा होता है, 150-200 पेजेस का होता है, उसमें और भी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाकी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई है और उसके अलावा और भी जो दूसरे सोर्सेज है उनसे मिलकर ये इंफॉर्मेशन बनी है सारी। चलिए, तो हमें यह समझ में आ गया सर एग्जाम कैसी होती है, एग्जाम में क्या क्या होता है वगैरह सब कुछ अब हमें चमक गया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि सर हमारे पास किन किन कॉलेजेस में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस। अगर आपको पता कर रहे नहीं सर कौन से कॉलेजेस है, कौन से स्टेट में कितने कॉलेजेस है ना, और उसके अलावा आपको अगर यह भी पता करना है कि किसमें कितनी सीट है, क्या कट ऑफ वगैरह जाता है, उसके ऊपर अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है बेटा तो आप एमबीबीएस या बीडीएस की अगर बात करें तो 2 वेबसाइट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर .gov.in MOHFW.gov.in या यहां पर MCC ना MCC.nic.in, इन दोनों वेबसाइट्स पे जाकर आप बीडीएस और एमबीबीएस, बीडीएस क्या होता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम, वो जो कोर्स होता है उसे हम बीडीएस बोलते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, तो ये हो जाएगा बीडीएस और ये हो गया हमारा एमबीबीएस, मतलब जो रेगुलर हमारे सर्जन्स होते हैं। तो यहां पर आप इन दोनों वेबसाइट्स पर जाकर आप अपनी कट ऑफ वगैरह, कॉलेज वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। इसी प्रकार से अगर आप और दूसरे कोर्सेस आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं, है ना, आप होम्योपैथी में जाना चाहते हैं, बीएचएमएस, है ना, ये क्या है, ये होम्योपैथी वाला कोर्स हो गया, आयुर्वेदा वाला कोर्स हो गया, या आप यूनानी करना चाहते हो या आप सिद्धा में जाना चाहते हो, तो अगर आप इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा कोई कोर्सेज करना चाहते हो तो वो भी नीट के थ्रू होगा और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ayush.gov.in और ये होगा ACCC है ना .gov.in। तो ये यहां पर आप इन पर जाकर इंफॉर्मेशन आगे चेक कर सकते हैं। बाकी जितनी मैंने इंफॉर्मेशन दी वो सफिशिएंट होती है आपकी नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा सर, अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कॉलेज है, इनमें से कोई भी कॉलेज हो सकता है, अब अगर हमको उस कॉलेज की एक सीट लेनी है सर, हमने नीट का एग्जाम दिया तो नीट के एग्जाम में हमारे मार्क्स कितने आने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार, उसके लिए कट ऑफ डिसाइड होता है ना। कट ऑफ क्या होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा भी, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, कोटा की बात कर लेते हैं, है ना। क्या होता है, मैं ST SC जनरल OBC वाले कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। क्या होता है कि अगर कोई भी एक कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 100 सीट से 100 सीट से, ये कॉलेज है MP का, है ना। सर आप MP बार बार बोल रहे हैं, हाँ हम MP से है तो इसलिए हमने MP बोल दिया 2-3 बार, ठीक है। 100 सीट से किसी कोई एक कॉलेज है, MP का कॉलेज है, हमने बोल दिया इंदौर का गांधी मेडिकल कॉलेज है, GMC, है ना, जितने मेडिकल कॉलेजेस है वो सब भी इसी के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो गांधी मेडिकल कॉलेज है MP में, MP स्टेट में, इसके पास 100 सीट से एग्जाम्पल के लिए, है ना, कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्जाम्पल मान रहा हूं 100 सीट्स। तो 100 सीट्स में से
यहां पर 85% मतलब 85 सीट्स जो है उन पे एमपी वालों का अधिकार है। मतलब वो सीट्स कौन लेंगे? एमपी वाले बच्चे लेंगे। मतलब वहां पर पूरे स्टेट में से काफी सारे बच्चे होंगे एमपी वाले जिन्होंने एग्जाम दी होगी, तो वो एमपी वाले बच्चे उस सीट को क्लेम कर सकते हैं, वो उसकी काउंसलिंग में बैठेंगे और वो यहां पर स्टेट कोटा से वो सीट लेंगे। अब उसी कॉलेज में 15 सीट ऐसी होंगी, 15 सीट्स ऐसी होंगी जो एमपी के अलावा, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल इंडिया कोटा, AIQ, एमपी के अलावा कोई भी स्टेट का अगर बच्चा होगा तो वो भी ये कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। कैसे ले सकता है? वो लेगा, यहां पर 15 में से कोई सी सीट उसे अलॉट हो सकती है। अब ये सीट अलॉट कैसे होती है? वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, है ना, और उसका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। उसके पहले हम छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं कि अभी तक हमारे देश में डॉक्टरेट के लिए सीट्स कितनी अवेलेबल होती है। मैं ये टोटल सीट्स की बात कर रहा हूं, मतलब 2018-19 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 499 कॉलेजेस थे, प्राइवेट प्लस मेडिकल मिलाकर। इसमें कुछ 70,433 सीट्स टोटल अवेलेबल थी। इसके अलावा 2020 में, 2021 में, 2022 में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है हमारे देश में, और स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारत देश में डॉक्टर्स की खासी कमी है, और इस कमी का जो ये जो कमी है या इसका जो सत्य है वो सामने कब आया था? कोरोना काल में, ना। तो कोरोना काल में हमें पता चला कि हमारे भारत देश में वाकई में हमें बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत भी है। तो इसलिए सरकार भी ठोस कदम उठा रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर एक जगह, हर एक स्टेट में नए नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण भी हो रहा है। तो 2019-20 में बात करें तो हमारे पास कुछ 539 और 80,312 प्राइवेट प्लस मेडिकल मिला के सीट्स थी, जो 2022 मतलब इस साल जिन बच्चों ने एग्जाम दिए तो उसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस काफी बढ़ चुके हैं। देखो यार, अब आप चेंज देखो ना, यहाँ पे कितने 30-40 का चेंज हुआ है। यहाँ पर सर, यहाँ पर भी सर ये कुछ यहाँ पर तो 30 कॉलेजेस के करीब का भी चेंज हुआ है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, है ना, और कॉलेजेस बढ़ रहे। तो जैसे 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 हम आगे और बढ़ेंगे, हो सकता है अगले साल हमारे पास ये नंबर और बड़ा आ जाए, है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये हो सकता है 650 क्रॉस कर जाए। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे, और अब इस साल मतलब 2021-22 में जो सीट्स अवेलेबल है वो 91,000। देखो यार, सीट्स अगर देखो तो यहाँ पे 10,000 बढ़ी है, यहाँ पे 3,000 सीट्स बढ़ी थी। लेकिन अब यहां पर देखूं मैं तो यहां पर भी जंप जो है वो काफी बड़ा आ रहा है ना। तो कुछ 8,000 के करीब सीट्स बढ़ चुकी है। 91,927 सीट्स इस साल अवेलेबल रहेंगी डॉक्टर्स के लिए। मतलब कि इस साल, मतलब अभी जो एडमिशंस होंगे, तो आज से अगर हम 5 साल MBBS का कोर्स मानते हो तो 5 साल बाद हमारे भारत देश में इतने डॉक्टर्स बनने वाले हैं, है ना। और आने वाले समय में सीट्स और बढ़ रही है। तो ये सीट्स की कहानी होती है। अब सर इसमें ये जो कोटा था ये कैसे घुसता है इसके अंदर? तो देखो क्या होता है बेटा, हर एक कॉलेज जो है वह स्टेट से कुछ बच्चे लेता है, कुछ बच्चे वो ऑल इंडिया से उठा सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब ये कट ऑफ कैसे पता करते हैं सर, ये कैसा कट ऑफ होता है? तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं बेटा, तो आपको मार्क्स जो है वो हर एक कैटेगरी, मतलब जनरल, EWS, OBC, ST SC, इनके लिए अलग अलग रेंज होती है। तो 2 चीजें होती है, एक होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब क्या है कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, है ना, आप नीट क्वालिफाइड कहलाओगे, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। नीट क्वालिफाई मतलब कि आप नीट की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अब ये क्वालिफाइंग वाली बात क्यों जरूरी होती है? क्वालिफाइंग वाली बात जो है बेटा, वो स्पेशली अगर कोई बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए नीट क्वालिफाइड होना जरूरी होता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट सी बात होती है। लेकिन जस्ट क्वालिफाई करने से हमारे भारत देश में कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है ना। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वह 120, मैं एवरेज मान रहा हूं अभी पिछले 4-5 साल का, 120 से 130 मार्क्स के बीच में होते हैं, है ना। हर एक साल के लिए अलग अलग होते हैं। ये टॉप 50 परसेंटाइल बच्चों के लिए होते हैं। तो ये इतने मार्क्स आप लाओगे तो आप क्वालिफाइड कहलाओगे, है ना। ये क्या है, आप पास हो गए। लेकिन कॉलेज मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। कॉलेज कब मिलता है सर? तो अगर कॉलेज के लिए बात करूं तो मैं कट ऑफ मार्क्स होते हैं। वो कट ऑफ मार्क्स मतलब कि ये इतने मार्क्स होंगे, या इस कॉलेज में हर एक कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है, हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं
राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे कंपटीशन काफी तगड़ा है ना। यहां पर आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए मेडिकल कॉलेज में तो आपको मार्क्स ज्यादा लाने होंगे इन कंपैरिजन टू एमपी की बात करूं मैं, महाराष्ट्र की बात करूं तो यहां पे कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जो होता है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, हर एक कॉलेज का भी अलग अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बहुत बढ़िया कॉलेज जैसे एम्स, तो एम्स पाने के लिए आपको 650 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसमें भी एम्स दिल्ली चाहिए आपको, ओहो, तो आपको तो 680 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे 720 में से, आप जनरल में, ओबीसी में हो तो। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मेडिकल सीट चाहिए तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2021-22 की बात करें तो आपको 600 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी से 600, वैसे मुझे यहां पे 610 लिखना चाहिए ना, मॉप अप राउंड में थोड़ा सा गई थी कुछ सीट्स कम पे, बाकी 610 मार्क्स मतलब 720 में से 610 के ऊपर मार्क्स लाने। और आपको अगर श्योर शॉट के नहीं सर हमको कट ऑफ वाली बात नहीं है, गरीबों की तरफ बस कॉलेज मिल गई, सीट मिल गई गलती से, नहीं सर, हमको 100% सटीकता से कि मार्क्स इतने आए कि हम सिलेक्ट करें कि नहीं मुझे अब ये चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए, है ना, बची हुई सीट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको 650 प्लस मार्क्स एम होना चाहिए। 650 प्लस मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आप एक बहुत बढ़िया सीट पर पहुंच पाएंगे और आप बिना झिझक के बोल पाएंगे कि नहीं इस साल मेरा सिलेक्शन श्योर शॉट हुआ है और मैं एक बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज की सीट पा लूंगा। तो ये 650 प्लस मार्क्स टारगेट होना चाहिए। अब अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में भी कट ऑफ आया नहीं है, हो सकता है 2022 का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने प्रेडिक्शन करा था तो 590 के इन एंड अराउंड कट ऑफ जाने की उम्मीद है, जो आज से 2-3 साल पहले तक जाता भी था। पहले कट ऑफ 580 से 590 के बीच में होता था ना, अगर मैं बढ़िया कॉलेजेस की बात करूं या ऑल ओवर इंडिया में आपको कोई एक बढ़िया एमबीबीएस की सीट चाहिए हो तो। ठीक है, ये अभी कुछ 1-2 सालों में पेपर का लेवल गिर गया था ना, मतलब पेपर थोड़ा सा आसान आया था तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ गया था। अब इस साल बायोलॉजी का पेपर, जैसे बायोलॉजी बच्चों का फेवरेट होता है, इसी वजह से तो सर हम डॉक्टर भी बन रहे, तो थोड़ा सा टफ आया था, तो इस वजह से कट ऑफ कम होने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ यहां पर जो सीट्स है वो भी बढ़ चुकी है, तो नंबर ऑफ सीट्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस वजह से भी कट ऑफ मतलब कि सीट मिल गई आपको, है ना, तो उसके लिए कितने नंबर चाहिए वह मार्क्स और कम, मतलब और अगर ज्यादा सीट्स होंगी तो जिसके कम नंबर आए उसको भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात होती है नीट के लिए जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा ये आता है सर कि एग्जाम अगर हम देंगे तो एग्जाम की फीस वगैरह क्या होती है। तो एग्जाम की फीस अगर मैं 2022 की बात करूं तो जनरल वालों के लिए नीट 2022 की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हो बेटा तो आपको जो फीस देना पड़ी एग्जाम फॉर्म के लिए वो थी 1600 रुपए। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में अगर आप आते हो तो 1500 रुपए, एसटी एससी या फिजिकल हैंडीकैप में आते हो आप तो आपकी एग्जाम फीस थी 900 रुपए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें फीस वगैरह को लेकर, है ना। ये फीस 2020 की किस कंपैरिजन की बात करें तो थोड़ा 100 रुपए थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ था फीस में, है ना। तो जहां तक मुझे याद है शायद कि यहाँ पर फीस 1500 थी, यहाँ पर 1400 रुपए फीस थी, लेकिन 2022 में फीस 100 रुपए बढ़ चुकी है, 1600 और 1500 रुपए फीस हो गई थी। अच्छा, अब इसके अलावा सर फीस तो दे दी, एग्जाम देने जाएंगे, हाँ एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड वगैरह आप जब फॉर्म भर देते बेटा तो नीट की एग्जाम के कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड वगैरह आ जाते हैं। नीट के एग्जाम में एडमिट कार्ड को लेकर भी काफी समस्या रहती है, तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हम आपको नीट 2023-24 के आने वाले समय में तैयारियां भी करवाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ दूसरी दुविधाएं रहती है या मोटिवेशनल सेशंस की बात होती है या गाइडेंस सेशंस की बात होती है तो वो सब हम इस चैनल पे करते रहते हैं। जैसे नीट 2022 की बात करूं तो एग्जाम ये जो आपका एडमिट कार्ड आया था वो कब आएगा, कैसे भरना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है, या फोटो कैसे लगाना है, थंबप्रिंट वगैरह कैसे लगाना है, साइन कहां पर करना है होती है, और एग्जाम देने जाओ तो केवल एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हो, प्लास्टिक की बोतल जिसमें पानी भरा हो वो लेकर जा सकते हो। इसके अलावा कपड़े जो है बिल्कुल भी फुल स्लीव्स के या बिल्कुल तड़कते भड़कते कपड़े नहीं पहन के जाने होते नीट के एग्जाम में, बिल्कुल हाफ स्लीव्स लोअर टी शर्ट या नॉर्मल सी जीन्स वगैरह पहनकर जा सकते हो। जूते वगैरह अलाउड नहीं होते, चप्पल ही पहनकर जाना होती है।
तो ऐसे काफी काफी सारी बातें होती है जो हम आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। बाकी ये जो मैंने बातें बोली ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, जनरल बातें भी, कि नीट के एग्जाम में ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है ना। नीट के एग्जाम में इवन पहले की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, मेडिकल कॉलेज की सीट है ना, वो काफी महंगी सीट होती है। अगर मैं बात करूं कि क्या बन रहे हो आप, तो यार आप डॉक्टर बन रहे हो। डॉक्टर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है ना, और ये एक बहुत सेवाजनक बात होती है। और आपको पता ही है कि हमारे देश में ना डॉक्टर को कितनी बड़ी इज्जत भी दी जाती है। और हमारे समाज में जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप जहां भी रहते होंगे, तो अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर रहता होगा तो आपको कोई नहीं जाने ना जाने, लेकिन आपके एरिया में जो डॉक्टर का घर होगा वो सबको ही जानता होगा कि वहां पर वो डॉक्टर या शर्मा डॉक्टर रहते हैं या मंडलोई डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, तो यार डॉक्टर की जो सीट होती है ना, या आप अगर एमबीबीएस की सीट की बात करें तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी प्रकार के अनफेयर मीन्स वगैरह कोशिश की जाती है, 100% कोशिश की जाती है एनटीए द्वारा कि किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन यूज ना हो पाए। मतलब इसके लिए चीटिंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ऐसी न्यूज वगैरह भी आई थी कि अगर कुछ बच्चियां थी या कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फुल स्लीव्स के शर्ट वगैरह पहने हुए थे या फुल स्लीव्स का सलवार कमीज पहना हुआ था, तो वहां पर उनकी जो स्लीव्स थी उसको काट दिया गया था, है ना, तो उसको हाफ स्लीव्स बनाया गया था। तो इस प्रकार की भी चीजें न्यूज में आती है नीट के एग्जाम के बाद में। तो आपको बिल्कुल बेसिक से सिंपल सादे कपड़े पहनकर जाने होते नीट के एग्जाम में। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो सर बिल्कुल बेसिक सी बातें थी। अब साथ ही साथ अगर हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो नीट की तैयारी की अगर मैं बात करूं बेटा, नीट की तैयारी के लिए, तो नीट की तैयारी में आपको फिजिक्स बिल्कुल बेसिक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बढ़िया ढंग से पढ़ना होता है। क्या सर हम बोर्ड लेवल का पढ़कर, है ना, देखो यार अब एक्चुअल में ये जो सेशन है ये इसमें बहुत सारी बातें होती है, तो मैं शॉर्ट में, है ना, ये इतना बड़ा सेशन होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में मैंने बिल्कुल सारी बातें बताने की कोशिश करी। बाकी और भी काफी सारी बातें होती है तो वह अगला अलग सेशंस में हम कवर अप करेंगे। अगर आपको कोई बहुत बढ़िया सवाल होता तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक अलग से सेशन लेने की या एक सेशन में उस सवाल का जवाब दे पाऊं। बाकी इसके अलावा भी आपके जो भी सवाल है उसके लिए हमने और भी सेशंस इसी चैनल पे किए हुए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो यार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होता है। नीट निकालने के लिए जितना हमने एक्सपीरियंस किया है बेटा, तो नीट निकालने के लिए जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है वो क्या होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी, नियमितता। अगर आप कक्षा 11वीं में आपने सोचा कि हमारा बचपन का सपना था नीट निकालना है, डॉक्टर बनना, तो आप 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, आप 12वीं के बाद में एक साल ड्रॉप ले रहे हैं या 12वीं के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको नियमित रहना होता है। आपको डेली क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, नीट लेवल के डेली क्लासेस, डेली लेक्चर्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको इसमें होमवर्क या डीपीपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होमवर्क या डीपीपी करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास करी, क्लास करने के बाद में आपको उसका होमवर्क या डीपीपी करना असेंशियल है, मस्ट है, 100% जरूरी है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ बेटा आपको टेस्ट देते रहना होता है नीट की तैयारी के दौरान ना। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट की जरूरत होती है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट की जरूरत होती है, आपको नीट पैटर्न पर, जो लेटेस्ट नीट पैटर्न है उस पर बेस्ड टेस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बेटा आपको होमवर्क के साथ में इसके पीवाईक्यू, मतलब कि गत वर्षों में जो पूछे गए सवाल है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट 2022 तक सवाल आए हुए हैं, अगर आप मेरा सेशन बाद में देख रहे बेटा, तो आप जिस भी ईयर में सेशन देख रहे उसके पहले के जो पीवाईक्यूज है वो लगाना हर एक टॉपिक के कंपलसरी होता है। तो नीट के एग्जाम, देखो यार, नीट के एग्जाम इस बात के लिए नहीं है कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान से समझना। नीट के एग्जाम इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। नीट के एग्जाम बस इसलिए है कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है, आप कितने बेहतरीन तरीके से चीजें कर पा रहे, कितने बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए ही नीट की परीक्षा बनी गई है। ठीक है, आप रेगुलर कितना रह सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप कितनी ज्यादा लंबी देर तक पढ़ सकते हैं, आप कितने लगातार दिनों तक पढ़ सकते हो, यह नीट का एग्जाम है।
नीट का एग्जाम निकालने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आईक्यू या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है कि आपको एकदम एकदम चतुर दिमाग होना चाहिए आपके पास, या आप एकदम लोमड़ी जैसा दिमाग होना चाहिए, आप सोच पाए चीजें, चालाकियां कर पाए सवालों के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। शांति से पूरे 10 महीने भी अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे, जैसे आप 12वीं के बाद में नीट की तैयारी कर रहे, तो 10 महीने काफी है। या इसके अलावा आप 11वीं 12वीं 2 साल पढ़ रहे, तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से नियमितता से अगर ये सारी चीजें फॉलो करते, डेली क्लासेस देखते, होमवर्क पूरा करते, क्वेश्चंस करते, टेस्ट बढ़िया से लगाते, रिवीजन करते बढ़िया से, तो बेटा आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नीट की एग्जाम निकलेगी, 110% निकलेगी। यही चीजें आपको हर एक सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से करनी ही होती है, चाहे जो हो जाए, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे के साथ जीवन में कि सर नीट का एग्जाम नहीं निकला, सर हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे तो मार्क्स कम रह गए, हमारा मार्क्स या टेस्ट में कम आ रहे। वो ये होती है कि बच्चे पढ़ते हैं, कभी बीच में चीजें छोड़ देते हैं, लेक्चर्स छूट जाते हैं, या इसके अलावा होमवर्क नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते, या टेस्ट नहीं लगाते। इनमें से कोई ना कोई सी चीजें मिसिंग हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग हुआ है ना, या आप मान के चलो यार, अगर आप मेरी बात सुन रहे तो 100% आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि अगर हमारा एक ह्यूमन या हमारी जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी अगर ये काम कर रही है, तो हर एक पार्ट को बढ़िया तरह से फंक्शन करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और तभी हम हमारे जो बाह्य कार्य है वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया से काम करना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से काम करना चाहिए, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, है ना, नर्वस सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, तब जाकर हम एक स्वस्थ इंसान कहलाएंगे और तभी जाकर हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो वैसी कुछ बातें बेटा नीट के एग्जाम के लिए भी आपके लिए ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो बातें थी ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहां पर बताई। जाने से पहले मैं आपको एक दो और छोटी छोटी सी बातें बताना चाहूंगा बेटा। अगर आप इंटरेस्टेड है नीट 2023 पढ़ने के लिए, है ना, तो स्पेशली हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं। डाउटनेट पे हम लेकर आए एक आरंभ बैच, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, साथ ही साथ डेली क्लासेस वगैरह भी मिलेंगी, मटेरियल भी मिलेगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, साथ ही साथ टेस्ट भी होंगे, रिवीजन भी होगा, है ना, और आपको होमवर्क मिलेगा, डीपीपीज भी मिलेंगी। तो ये सब कुछ आपको जो नीट की तैयारी के लिए 100% असेंशियल है, या नीट जिससे आप फोड़ सकते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा आरंभ बैच में। तो ये 1 अगस्त से ये बैच शुरू होने जा रहा है ना। आरंभ बैच ये नीट 2023 वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच है, जिसमें हम टीचर्स मिलकर आपको 110% पूरी कोशिश करेंगे नीट पार कराने के लिए। तो आप अपनी नीट की जर्नी आरंभ कर सकते हैं आरंभ बैच के साथ में। आप चाहते डाउटनेट की ऐप पर जाके सीधे कोर्स ले सकते हो। एक छोटी सी बात, आपने इतना धैर्य रखा, पूरा सेशन देखा मेरा, तो आरंभ बैच जो है वो आप ले सकते हैं केवल 5999 में। वैसे इसका जो कॉस्टिंग आता है वो पूरे सब क्लासेस वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलाकर, मटेरियल मिलाकर जो है वो 9999 आता है, मतलब 10,000 होता है, लेकिन आप इसे 6,000 पे ले सकते हो 40% ऑफ पर, ठीक है। ये कैसे मिलेगा सर? आरंभ कूपन कोड लगा सकते हो, या आप 0124715850 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या नीचे जहां पे मेरा वीडियो देख रहे हो बेटा, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म होगा, वो भी आप भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो वैसे ऑफर था ये तो 25 जुलाई तक ही वैलिड था, लेकिन मैं इसमें आपके लिए कुछ थोड़ा डिस्काउंट करवा सकता हूं। आप इस नंबर पे जब कॉल करें तो बोल देना भैया कि एसपी सर का हमने वीडियो देखा था, नहीं एसपी सर ने बोला है, या आप हमारे इस चैनल पे जितने फैकल्टीज है, पार सर वगैरह का, पार सर है, मैंगो सर मतलब कि मनीष गोदारा सर है, कामेश सर है, उनका भी नाम ले सकते हो आपको फोन लगाकर ना। और आप ये कूपन कोड नहीं भी लगाएंगे तो भी मतलब वो आपको कॉल पर बातें बता देंगे सारी। तो ये जो आप डिस्काउंट है वो 1 जुलाई तक ये 25 जुलाई तक था, आप इसे 31 जुलाई तक ले सकते हैं। 31 जुलाई तक मतलब 1 अगस्त से तो बैच में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप 31 जुलाई तक ये सब कुछ अवेल कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो मुझे उम्मीद है ये सेशन में मैं वैसे आपको आरंभ बैच वगैरह के बारे में मैंने बताया, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो था वो सेशन के लिए वो ये था कि यार नीट को लेकर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का जो सवाल है वह ना रहे,
और आपको बेसिक से बातें पता हो कि नीट की तैयारी एक्चुअल में होती कैसी है और किस लिए की जाती है ना, और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी का सेशन हम इतना ही रखेंगे। हम जल्दी मिलेंगे आने वाले समय में क्लासेस में और सेशंस के साथ में और फिजिक्स के साथ में। तो मैं यही सेशन आपको एंड करता हूं बेटा। आपका कोई भी सवाल रहता है, इसके अलावा भी कुछ मन में रहता है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करना ना। और आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, क्या आपके लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई वो बढ़िया थी नहीं, तो उसके लिए भी नीचे जरूर कमेंट करना। तो हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा बाय बाय।